गरीब ससुराल ने पहली बार खाए चटपटे भरवा परवल। कमरे में खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तनु अपने एक पुराने टूटे हुए बक्से के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर लगातार आंसू बहा रही थी। तभी ऋषि उसके पास आता है और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखता है। क्या बात है तनु, इतनी रात गए तुम इस तरह अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? आज आज मेरे भैया का जन्मदिन है। न जाने कितने साल बीत गए, मैंने अपने भाइयों की शक्ल तक नहीं देखी है। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है जी। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ तनु। देखो, हम लोग तुम्हारे भाइयों को कब से तलाश कर रहे हैं। अगर भगवान की मर्जी रही तो तुम्हारे भाई हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। उस मनहूस रात अगर बाढ़ ना आई होती तो मैं उस बाढ़ में अपने भाइयों से अलग ना हुई होती। वो आज मेरे साथ होते। तनु, ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा ना। देखो, रोने की वजह से तुम्हारा नाक लाल हो गया है और चेहरा भी सूज गया है। ऐसे तुम अपनी ही तबीयत खराब कर लोगी। हम लोग तुम्हारे भाइयों को ढूंढ लेंगे। चलो अब आंसू पोछो और सो जाओ। ऋषि तनु को समझा बुझाकर सुला देता है। अगली सुबह आसमान में सुंदर सी धूप खिली हुई थी। तनु रसोई में चूल्हे के पास बैठी करेले आलू की भुजिया बना रही थी। तभी तनु की सास सरोज वहां आती है। अरे बहू, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया तूने? तेरे पति और देवर को काम पर भी निकलना है, जल्दी हाथ चला। हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी कीजिए। आज इतने दिनों बाद बारिश रुकी है और बड़ी मुश्किल से मुझे और भैया को पुताई का काम मिला है। अगर आज भी देर हो गई और बारिश शुरू हो गई तो ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। तनु का परिवार बहुत गरीब था। घर में कमाने वाले सिर्फ ऋषि और रोहन थे। वो लोगों के घरों में रंग पुताई का काम करते थे, लेकिन बारिश के मौसम में काम ठप पड़ जाता है, जिससे घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ओफो भाभी, फिर से करेले की सब्जी? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये कड़वी सब्जी। सुबह सुबह किसका मन करता है ये सब खाने का? सही कह रही है जिया। तनु बेटा, कोई और सब्जी नहीं मिली थी क्या बनाने को? भाभी, मुझे नहीं खाना ये करेला। जब देखो यही सब बना देती हो। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मैं बिना खाए ही जा रहा हूँ। अरे देवर जी, ऐसे भूखे पेट मत जाओ। आप आलू के साथ रोटी खा लीजिए। आजकल महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, तुम लोगों को तो पता ही है। बारिश की वजह से वैसे भी हमारी कमाई नहीं हो रही है और तुम लोगों को नखरे सूझ रहे हैं। अच्छा खाने के लिए हमें अच्छा कमाना होगा। सही कह रहा है ऋषि, हमारे घर की तो वही हालत है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आप अभी जो बना है उसी से नाश्ता कर लीजिए। मैं दोपहर के खाने के लिए बाजार जाकर कुछ और अच्छी सब्जी ले आऊंगी। तनु के कहने पर उनके ननद और देवर बिना नखरे दिखाए नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद जिया कॉलेज चली जाती है। ऋषि और रोहन पुताई का काम करने के लिए चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद तनु आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी सरोज उसके पास आती है। बाहू, तू ऐसा कर, दोपहर का खाना 3 बजे से पहले ही बना लेना। मुझे आज पड़ोसी के घर शिव चर्चा पर जाना है। जी बाजी, मैं अभी जाकर बना देती हूँ। तनु रसोई में जाती है तो देखती है कि घर में कोई सब्जी नहीं बची है। वो वापस सरोज के पास आती है। माँ जी, रसोई में तो कोई सब्जी ही नहीं है, सारी सब्जी खत्म हो गई है। तो जा बाजार जा और वहाँ से कुछ खरीद ला। तनु थैला लेकर बाजार पहुंचती है। बाजार में काफी भीड़ थी। वो एक ठेले वाले के पास जाती है जिसके पास भिंडी, तोरई, कद्दू, कोहड़ा, हरी मिर्च और परवल रखे हुए थे। भैया, ये परवल कैसे दिए? बहन जी, परवल 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो? इतने महंगे? क्या करें बहन जी, इस बार लगातार बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे ही। बताइए आपको क्या दूं? मेरे पास परवल खरीदने के पैसे तो है ही नहीं। मेरे पास परवल खरीदने के पैसे तो नहीं हैं। तनु कद्दू खरीद कर वापस घर की तरफ लौट रही होती है कि रास्ते में उसे दुकान पर सजी हुई राखियां दिखाई देती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। राखियां देखकर तनु के कदम रुक जाते हैं। उसे अपने भाइयों की याद आती है। रक्षाबंधन आ गया और इस बार भी मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाऊंगी। पता नहीं मेरे भाई कहाँ होंगे। तनु बीच रास्ते में खड़ी होकर ये सब सोच रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त काजल वहां से गुजरती है और वो तनु को रोता हुआ दिखती है। अरे तनु, तू क्या सोच रही है और क्यों रो रही है? चल यहाँ से हट, गाड़ियाँ आ रही है। मैं घर ही जा रही हूँ, चल साथ चलते हैं। दोनों बातें करते हुए घर लौट आती हैं। तनु घर आकर कद्दू की सब्जी, चावल और दाल बनाती है। ऋषि रोहन खाना खाने के लिए काम से घर आते हैं। जिया भी कॉलेज आ गई थी। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। भाभी, सुबह करेला और अब ये कद्दू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये कद्दू वद्दू। सच में भाभी, कद्दू तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ और नहीं मिला था क्या? तुम दोनों की ये रोज रोज की शिकायतें बंद होंगी क्या नहीं? जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो, खाने की बुराई नहीं करते। ऋषि की डांट सुनकर जिया और रोहन चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ऋषि के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर जी? तनु, मुझे पता चला है कि हमारे गांव में शहर से 3 शहरी बाबू आ रहे हैं। वो लोग यहाँ गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री डालने वाले हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर गांव में फैक्ट्री लग जाएगी तो गांव वालों को नौकरी मिलेगी, फिर हमारी भी जिंदगी सुधरेगी। कम से कम इस पुताई के काम पर तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जहाँ बारिश आते ही भूखे बनने की नौबत आ जाती है। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। भगवान करे जल्दी से ये फैक्ट्री लग जाए। सभी लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। रात का समय था। तनु ने खाने में सिर्फ आलू की सब्जी बनाई है। बहू, आज तूने फिर से आलू ही बना दिया। माँ जी, सुबह मैंने करेला बनाया था तो किसी को पसंद नहीं आया। दोपहर को कद्दू बनाया तो सबने नाक भौंसी खोड़ी, इसलिए मैंने सोचा कि आलू की सब्जी ही बना देती हूँ। आलू तो कम से कम सबको पसंद आता है ना। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं। आलू की सब्जी तो अच्छी लग रही है। चलो अब सब खा लेते हैं। पता नहीं हमें कभी अच्छा खाना खाने को नसीब होगा भी या नहीं। सरोज को ऐसे अच्छा खाना खाने के लिए तरसता देखकर तनु को बुरा लगता है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तनु नहा धोकर आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही है। तभी काजल भागती हुई तनु के पास आती है। अरे तनु, तूने सुना? क्या हुआ काजल, क्या बात है? तनु, वो जो 3 शहरी बाबू आए ना फैक्ट्री लगाने, उन्होंने गांव में फैक्ट्री की भूमि पूजन पर पूरे गांव को दावत पर बुलाया है। बहुत बड़ा भोज रखा है उन्होंने। सच काजल? भोज में तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। तनु खुशी खुशी घर के अंदर जाती है। माँ जी सुनिए, आज उन शहरी बहुओं ने पूरे गांव को दावत पर बुलाया है भोज खाने के लिए। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद भरपेट अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तनु बेटा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। हाँ, आज तो मैं भी जी भर कर खाना खाऊंगा। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। भगवान करे वहाँ फ्राइड राइस और पनीर की सब्जी हो, मैं तो वही खाऊंगी। मेरे कॉलेज की कैंटीन में फ्राइड राइस और पनीर मिलती है, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि मैं उसे खरीद ही नहीं पाती। अरे मेरी बहन, तुझे जितनी फ्राइड राइस खानी हो खा लेना, मैं तो बिरयानी खाऊंगा। मुझे लोगों के यहाँ पुताई करते हुए बिरयानी की खुशबू कई बार आई है। पता है, खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता था। आप लोगों को जो भी खाना हो खा लीजिएगा, लेकिन हमें अभी चलना चाहिए। अगर हम लोग समय से नहीं जाएंगे तो देरी हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। सभी जल्दी तैयार होते हैं और भोज खाने के लिए निकल जाते हैं। गांव के एक बड़े से मैदान में दावत का आयोजन किया गया है। रंग बिरंगे टेंट लगे थे। तनु का पूरा परिवार अच्छे कपड़े पहनकर दावत में पहुंचते हैं। खाने की खुशबू से पूरी जगह महक रही थी। काउंटर पर फ्राइड राइस, पनीर की सब्जी, बिरयानी, नान और कई तरह के पकवान सजे हुए थे। तनु और उसके ससुराल वाले अपनी अपनी पसंद का खाना लेकर सब एक साथ बैठते हैं। वाह भाभी, ये फ्राइड राइस कितने स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। और ये बिरयानी भी बहुत जबरदस्त है। मैंने तो आज तक इतनी बढ़िया बिरयानी नहीं खाई। सच में इन शहरी बाबुओं ने दावत में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाना बहुत ही उम्दा है। सब खुश थे, लेकिन तनु थोड़ी उदास लग रही थी। वो अपने खाने के साथ खेल रही थी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? इतना अच्छा खाना है फिर भी आप नहीं खा रही हैं। नहीं जिया, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक ही चीज खाने के लिए तरस रही हूँ, चटपटे भरवा परवल। बस इतनी सी बात भाभी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ काउंटर पर भरवा परवल भी रखे हैं। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। रोहन तुरंत उठता है और काउंटर से भरवा परवल से भरी एक प्लेट ले आता है। वो सबको चटपटे भरवा परवल सर्व करता है। सब लोग भरवा परवल खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह तनु, मैं अब समझा कि तुम इसे खाने के लिए तरस क्यों रही थी। ये तो सच में बहुत लाजवाब है। तनु परवल का एक टुकड़ा चखती है और फिर थोड़ी निराश हो जाती है। हाँ, ये अच्छे तो हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल फीके लग रहे हैं। इनमें वो चटपटापन बिल्कुल नहीं है जो मेरी माँ के हाथों में हुआ करता था। मेरी माँ जो चटपटे भरवा परवल बनाती थी, उनका स्वाद तो उफ, क्या ही कहूँ। तनु आंखें बंद करके अपनी माँ के हाथों के बने चटपटे भरवा परवल को याद करती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। छोटी तनु डाइनिंग टेबल पर अपने 3 भाइयों युवराज, शिवाय और समर, जो उस वक्त छोटे थे, उनके साथ बैठी थी। तभी तनु की माँ उर्मिला खाने में परवल आलू की सादी सब्जी परोसती है। छोटी तनु को परवल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो परवल देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। रोते रोते उसकी नाक लाल हो गई थी और पूरा चेहरा सूज गया था। मुझे नहीं खाने गंदे परवल, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भूखी रह लूंगी पर ये नहीं खाऊंगी। तनु यह बात बोलकर गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है। तभी उर्मिला रसोई से मुस्कुराते हुए बाहर आती है। उसके हाथों में एक खास प्लेट थी जिससे बहुत ही मसालेदार और सौंधी खुशबू आ रही थी। उर्मिला तनु के कमरे में जाती है और तनु से, अरे मेरी गुड़िया, रो क्यों रही है? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, चटपटे भरवा परवल। मुझे नहीं खाना माँ, आलू परवल की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप क्यों बनाते हो आलू परवल? उर्मिला वो प्लेट तनु के सामने रख देती है। तनु झिझकते हुए चटपटे भरवा परवल का एक बाइट खाती है और उसका रोता हुआ चेहरा अचानक खिल उठता है। वाह माँ, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये तो बहुत चटपटे हैं और स्वादिष्ट भी। अब से हम सब भाई बहन यही खाएंगे। माँ अब आप रोज यही बनाना, आलू परवल मत बनाना। तनु भरवा परवल खाती है और उर्मिला उसे खुशी से देखती है।
दावत में बैठी तनु की आंखों से एक आंसू छलककर गाल पर गिरता है। वो अपने ससुराल वालों को अपने बचपन की बात बताती है। जब मैं छोटी थी ना तब मेरी माँ अपने हाथों से चटपटे भरवा परवल बनाती थी। वो परवल, उफ, उसका वो तीखा और चटपटा स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। मेरे तीनों भाइयों को माँ के हाथ का वो चटपटा भरवा परवल बहुत पसंद था। हम चारों भाई बहन उस परवल के लिए आपस में भी लड़ते थे। क्या भाभी, सच में? क्या वो भरवा परवल सच में इतना स्वादिष्ट होता है? मैंने तो आज तक सिर्फ उबले हुए या सादे परवल ही खाए हैं। हाँ जिया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब उसका चटपटापन मुंह में घुलता है ना तो लगता है जैसे दुनिया का सारा स्वाद उसी में बस गया हो। माँ उसमें एक खास तरह का मसाला भरती थी जिसकी महक पूरे घर में फैलती थी। अरे बहू, तेरी बातें सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो स्वादिष्ट खाना हमने अभी खाया है वो कहीं गायब सा हो गया है। मुझे भी चटपटे भरवा परवल खाने का मन कर रहा है, पर क्या करे बेटा, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम इतने महंगे परवल और मसाले का ला सके। जानती हूँ माँ जी, लेकिन वो स्वाद सिर्फ खाने का नहीं, मेरे परिवार की यादों का है। पता नहीं मेरे भाई अब वो चटपटे भरवा परवल खाते भी होंगे या नहीं। ये सब सोचकर तनु की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी मंच पर फैक्ट्री के मालिकों के आने की घोषणा की जाती है। दावत के मंच को बहुत अच्छे से सजाया गया था। शहर के 3 बड़े बाबू जो नई फैक्ट्री के मालिक थे वो मंच पर आते हैं। लोग उन्हें तालियों से सराह रहे थे। तनु अपने परिवार के साथ भीड़ में खड़ी थी। उसकी नजर अचानक उन तीनों के लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये तो वही लॉकेट है जो मेरी माँ ने हम चारों भाई बहनों को पहनाया था। इसका मतलब यही मेरे भाई हैं। मेरे तीनों भाई मुझे मिल गए। ये बात सोचकर तनु खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो भीड़ को चूरते हुए अपने पति ऋषि के पास जाती है। सुनिए सुनिए जी, मुझे मेरे भैया मिल गए। मुझे मेरे तीनों भाई मिल गए। वो जो मंच पर खड़े हैं ना, तीनों फैक्ट्री के मालिक, वो तीनों ही मेरे सगे भाई हैं। क्या तनु, तुम सच में श्योर हो? इतने सालों बाद तुम कैसे पहचान सकती हो? कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? हाँ, मैं श्योर हूँ। एक बहन अपने भाइयों को नहीं पहचानेगी क्या? मुझे मेरे भाई मिल गए हैं। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। तनु रुको। तनु ऋषि की एक नहीं सुनती। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो गार्ड्स को धक्का देते हुए मंच की तरफ भागती है। मंच पर जाकर वो सीधे युवराज के सामने खड़ी हो जाती है। भैया, आखिरकार आप लोग मुझे मिल ही गए हैं। पता है मैं कितने सालों से आप लोगों को ढूंढ रही थी। मैं आपकी बहन हूँ तनु। मुझे आपकी बहुत याद आई भैया। युवराज थोड़ा चौंकता है, फिर एक कठोर हंसी हंसता है। बाकी दोनों भाई भी अजीब नजरों से तनु को देखते हैं। अच्छा, तो तुम हमारी बहन हो? बड़ी याद आई तुम्हें हमारी। तुम्हारी तरह बहुत सी लड़कियां हमारे पास आती हैं और हमसे यही कहती हैं कि वो हमारी खोई हुई बहन है, क्योंकि अब हम अमीर हो गए ना। पैसों के लिए लोग क्या क्या रिश्ते नहीं बना लेते। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। आप कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं सच में आपकी तनु बहन हूँ। अगर तुम सच में हमारी बहन हो तो दिखाओ वो लॉकेट। जैसा पेंडेंट हमारे गले में है वैसा ही माँ ने हमारी बहन को भी दिया था। दिखाओ, कहाँ है वो? तनु गले पर हाथ फेरती है। वहां कोई लॉकेट नहीं है। वो घबरा जाती है। वो पेंडेंट, वो मेरे पास नहीं है भैया। वो बहुत पहले कहीं खो सा गया था। अच्छा, पेंडेंट नहीं है? तुम झूठ बोल रही हो। तुम जैसी झूठी लड़की हमारी बहन हो ही नहीं सकती। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स तनु को पकड़कर मन से नीचे ढकेल देते हैं। तनु फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने की वजह से उसकी नाक बिल्कुल लाल टमाटर जैसी हो जाती है और मुंह फूल जाता है। देखो इस लड़की की नौटंकी, कैसे मुंह फुला फुला कर रो रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल हमारी छोटी बहन तनु की तरह रो रही है। वो भी ऐसे ही लाल नाक करके मुंह फुला कर रोती थी। लेकिन जरूरी नहीं ना कि ये वही लड़की हो। ऐसी शक्लें और रोने के तरीके बहुतों के मिल जाते हैं। तनु बेइज्जती और दुख के मारे वहां से रोते हुए अपने घर की तरफ भाग जाती है। तनु घर आकर बहुत रो रही थी। सरोज उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। अरे बेटा तनु, रो मत। तेरे भाइयों ने जो पूछा वो अपनी जगह सही थे। वो पेंडेंट कहाँ है? माँ जी, वो पेंडेंट अनाथालय में मेरे पास था, लेकिन एक लड़के ने मुझसे वो पेंडेंट चुरा लिया। वो अनाथालय से भाग गया, इसलिए वो पेंडेंट मेरे पास नहीं है। शायद मैं अपने भाइयों से मिलकर भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। तनु बहुत उदास थी। उदासी में उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। सब लोग जमीन पर चटाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। थाली में सिर्फ उबली हुई पत्ता गोभी की सब्जी थी, जिसमें कोई स्वाद नहीं था। रोहन सब्जी का एक निवाला मुंह में डालते ही मुंह बनाता है। ये क्या है भाभी? सब्जी तो बिल्कुल फीकी है, ना नमक है ना मसाला। आज क्या हो गया आपको? अरे क्या बोल रहा है पागल? बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। भाभी ने बहुत प्यार से बनाया है, चुपचाप खा ले। लेकिन तनु ये देखकर और उदास हो जाती है और वो अपने परिवार को अच्छा खाना भी नहीं दे पा रही थी। तनु फिर मुंह फुलाकर रोने लगती है। मुझे पता है आप लोग मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ अच्छा खिलाना चाहती हूँ, लेकिन खिला नहीं पा रही हूँ। भाभी, अब आप अपने हाथ का वो चटपटा भरवा परवल ही खिला दीजिए। जब से उसके बारे में सुना है तब से बस वही खाने का मन कर रहा है। हाँ बहू, मेरा भी मन करने लगा है। पता नहीं वो कैसा होता है।
सभी चटपटा भरवा परवल खाना चाहते थे, पर परवल महंगा होने की वजह से तनु परवल बना नहीं पाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जिया लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी, तभी उसकी सहेली प्राची उसके पास आती है। अरे तनु, तू इतने ध्यान से क्या पढ़ रही है? मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ जिसकी कहानी बिल्कुल मेरी और मेरी भाभी की कहानी जैसी है। इसमें एक लड़की के भाई उससे बिछड़ गए थे। उन लोगों की एक स्पेशल डिश थी जो उनकी माँ बनाती थी। आखिर में जब बहन ने वही डिश बनाकर खिलाई तो भाइयों ने उस स्वाद से अपनी बहन को पहचान लिया। अरे ऐसी बात है तो तू अपनी भाभी को क्यों नहीं बोलती अपने भाइयों के लिए चटपटा भरवा परवल बनाने को? क्या पता इस कहानी की तरह तेरे भाभी के लिए भाई भी उन्हें पहचान ले। क्या आइडिया दिया है तूने। मैं जल्दी घर जाती हूँ और ये बात भाभी को बताती हूँ। जिया खुशी खुशी घर की तरफ भागती है। वो तनु को यह बात बताती है। जिया, तुमने क्या आइडिया दिया है? इस तरह तो मेरे भाई मुझे जरूर पहचान लेंगे। तुम बहुत स्मार्ट हो जिया। तनु से तारीफ सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। तनु भरवा परवल बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन अचानक उसकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी सब्जी की टोकरी में सिर्फ पतले पतले परवल रखे थे। माँ जी, हमारे घर में तो परवल है ही नहीं। बाजार में तो परवल 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। मैं चटपटे भरवा परवल कभी नहीं बना पाऊंगी और कभी अपने भाइयों से नहीं मिल पाऊंगी। इतना कहकर तनु रोने लगती है। तभी ऋषि, जो काम से अभी अभी घर लौटा था, वो पसीने से लथपथ होकर कहता है, तुम चिंता मत करो तनु, मैं हूं ना, मैं परवल लेकर आऊंगा। मैं अब ज्यादा मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर तुम्हारे लिए परवल खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम वो चटपटे भरवा परवल बनाना। अरे वाह बेटा, तो तू थोड़ा ज्यादा ही लाना, हमें भी वो चटपटा भरवा परवल खाना है। मुझे मत भूल जाना। सब लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन गरीबी का दर्द उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। तनु ऋषि को खाना देती है। ऋषि खाना खाकर वापस से अपनी पुताई के काम में लग जाता है। ऋषि चिलचिलाती धूप में एक बड़े से घर को पेंट कर रहा था। ऋषि के पूरे शरीर पर पेंट के छींटे थे। वो पसीने में डूबा हुआ था। वो बिना रुके बिना पानी पिए काम कर रहा था। आज मुझे तनु के लिए हर हाल में पैसे कमाने हैं, उसे अपने भाइयों से मिलाना है। मैं उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। शाम हो जाती है। घर का मालिक शंकर आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत थक गए हो, सुबह से काम कर रहे हो। लो, ये तुम्हारी मजदूरी और मेरी तरफ से 200 रुपए टिप। जी मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि सीधा सब्जी बाजार जाता है। वो वहां से 200 रुपए किलो वाले परवल खरीदता है और कुछ मसाले भी लेता है। वो खुशी खुशी घर आता है। ऋषि घर आकर तनु को झोला देता है। तनु, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। लो, मैं तुम्हारे लिए चटपटे भरवा परवल बनाने का सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से बना दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तनु बहुत खुश होती है। वो झोला खोलती है, लेकिन अंदर देखते उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। झोले में भी पतले पतले परवल थे, बस वो हरे थे। दुकानदार ने ऋषि को बेवकूफ बना दिया था। जी, चटपटे भरवा परवल तो नहीं बन सकते। क्यों, क्या हो गया? आप, मैं तो इतनी मेहनत से पैसे कमाकर ये परवल खरीद कर लाया हूँ। ये परवल बहुत पतले हैं। भरवा परवल बनाने के लिए मोटे और ताजे परवल चाहिए होते हैं। इन पतले परवल को अगर मैं बीज से काटूंगी और इनके बीज बाहर निकालूंगी ताकि अंदर मसाला भर सकूं तो ये फट जाएंगे, इसमें फिलिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि हम लोग चटपटी भरवा परवल कभी नहीं खा पाएंगे। तनु की बात सुनकर ऋषि बहुत निराश हो जाता है। वो बिना कुछ खाए सो जाता है। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से ऋषि और रोहन को कोई काम नहीं मिलता। रोहन घर पर उदास बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसका एक दोस्त आता है। भाई, मेरे पास तेरे लिए काम है, करेगा? हाँ भाई चल, क्या काम है? गोदाम में बोरियां खाली करनी है, लेकिन बारिश बहुत तेज है, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, पर मुझे ये काम जल्दी करवाना है। अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और मैं भाभी के लिए मोटे वाले परवल ला सकूंगा ताकि भाभी अपने भाइयों से मिल सके। हाँ यार, मैं तेरा काम करूंगा। रोहन किशन के साथ उसके गोदाम में चला जाता है और तेज बारिश में भीगते हुए भारी भारी बोरियां अपनी पीठ पर उठाता है। वो ठंड से कांप रहा था। उसके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन वो रुकता नहीं है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे भाभी के लिए काम करना ही पड़ेगा और मुझे भी चटपटा भरवा परवल खाना है। रोहन ये सब सोचते हुए शाम तक पूरा गोदाम खाली कर देता है। उसे हल्की सर्दी भी हो गई थी। किशन उसे पैसे देता है। रोहन पैसे लेकर सीधा बाजार जाकर मोटे ताजे परवल खरीद कर लाता है। भाभी देखिए मैं क्या लाया हूँ, मैं आपके लिए मोटे वाले ताजे परवल लाया हूँ। अब तो आप वो चटपटे भरवा परवल बना ही दीजिए, मैं चटपटे भरवा परवल ही खाऊंगा। अच्छू! अरे देवर जी, आप परवल कहाँ से लाए? आप तो पूरे भीग गए हैं। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने तो खाना बना दिया है। अगर मैं भी भरवा परवल बनाऊंगी तो वो खाना बर्बाद हो जाएगा। बहू, आज बहुत रात हो गई है, तू इसे कल सुबह ही बनाना। सरोज की बात मानकर रोहन और बाकी घर वाले खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह तनु जल्दी उठकर खुशी खुशी टोकरी खोलती है, लेकिन मौसम और उमस के कारण सारे परवल पीले पड़ गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मौसम की वजह से परवल पीले पड़ गए। अब ये भरवा बनाने लायक नहीं रहे। मैंने इतनी मेहनत की, सब बर्बाद हो गया। रोहन बिना खाए काम पर चला जाता है।
देवर जी ने कितनी मेहनत की थी। पता नहीं मैं कभी ये चटपटे भरवा परवल बनाकर अपने ससुराल वालों को और अपने भाइयों को खिला पाऊंगी या नहीं। इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप हार मत मानिए। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर तनु पास के खेत में जाती है और किसान से काम मांगती है। वो पूरा दिन कड़ी धूप में टमाटरों की कटाई और छटाई करती है। शाम को उसे 200 रुपये मिलते हैं, जिससे वो एकदम ताज़े और मोटे परवल खरीद लाती है। तनु बेटा, अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से चटपटे भरवा परवल बना दे। कब से तरस रहे हैं हम लोग ये खाने के लिए। तनु रसोई में जाती है। वो सबसे पहले परवल को धोती है, फिर चाकू से परवल को बीच से चीरती है, उसके अंदर के बीज बाहर निकालती है। फिर वो ओखली में धनिया, जीरा, सौंफ, सूखी लाल मिर्च और कुछ खास मसालों को कूटती है। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। भाभी, मसालों की क्या खुशबू आ रही है? जी हाँ, मैंने तो अभी मसाला कूटना शुरू किया है। असली खुशबू थोड़ी देर बाद आएगी। तनु उन कुटे हुए मसालों को भूनती है और फिर उन्हें परवल के अंदर भरती है। इसके बाद वो कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर एक एक करके भरे हुए परवलों को तेल में तलने के लिए डाल देती है। छन छन की आवाज आती है। खुशबू से सबकी भूख दोगुनी हो गई थी। तनु सबके सामने गर्मा गर्म चटपटे भरवा परवल परोसती है। जिया एक बाइट खाते ही आंखें बंद कर लेती है। वाह भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया। हाँ तनु, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। वाह भाभी, इस चटपटे भरवा परवल की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सब खुश थे, लेकिन तनु उदास थी। वो खाना छोड़कर रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी उदास क्यों है? माँ जी, इसमें वो स्वाद नहीं है जो मेरी माँ के हाथों में था। अगर मैं अपने भाइयों को ये खिलाऊंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, वो मुझे नहीं पहचानेंगे। तनु खाना छोड़कर भूखी सो जाती है। अगले दिन तनु सुबह सुबह मंदिर जाती है। वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, मुझे मेरे भाइयों के इतने पास लाकर भी आपने उनसे मिलवाया नहीं। कल रक्षाबंधन है, मैं इस बार भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाऊंगी। मैं कितनी बदनसीब बहन हूँ। तनु मंदिर में रो रही थी, तभी उसका ध्यान मंदिर के बाहर एक माँ बेटी पर जाता है, जो एक थैली में मोटे परवल लेकर जा रही थी। आज तो बड़ा मजा आएगा, मैं भरवा परवल खाऊंगी। पर इसकी रेसिपी क्या होती है माँ? रानी की माँ रानी को भरवा परवल बनाने की रेसिपी बताती है, जिसे सुनकर तनु को अपनी माँ की एक बात याद आती है। माँ, आपके भरवा परवल इतने चटपटे क्यों होते हैं? क्योंकि तनु बेटा, मैं इसमें कुछ खास मसाले कूट कर डालती हूँ। उर्मिला तनु को कुछ खास मसालों का मिश्रण दिखाती है। यही है मेरा राज। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मुझे याद आ गया कि मेरी माँ की वो चटपटी भरवा परवल की रेसिपी क्या थी। तनु खुश होकर घर आती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसके घर में परवल है ही नहीं। माँ जी, मुझे मेरी माँ की चटपटी भरवा परवल की रेसिपी याद आ गई है, लेकिन अब मेरे पास परवल खरीदने के पैसे नहीं हैं। पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है। तनु बेटा, ये ले पैसे और इससे परवल खरीद कर ले आ। लेकिन माँ जी, ये तो आपकी दवाई के पैसे है ना, मैं कैसे ले सकती हूँ? बेटा, दवाइयों का क्या है, वो तो बाद में भी आ जाएगी। तेरा अपने भाइयों से मिलना बहुत जरूरी है, कल रक्षाबंधन है। सरोज के समझाने पर तनु उससे पैसे लेती है और बाजार जाकर मोटे परवल खरीद कर लाती है। फिर घर आकर वो बहुत सावधानी से परवल काटती है। फिर वो एक बाउल में धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, आमचूर, गरम मसाला, सौंफ और नमक मिलाती है और उसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाती है और उसे परवल में डालकर तेल में फ्राई करती है। इस बार उसके चटपटे भरवा परवल की खुशबू बिल्कुल वैसी थी जैसी उसके माँ के हाथों की थी। मैंने आखिरकार चटपटे भरवा परवल बना ही लिए। आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। तनु सभी को चटपटा भरवा परवल परोसती है। सभी बहुत प्यार से खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है भाभी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट परवल नहीं खाया। वाह भाभी, इसमें तो सच में जादू है। ये चटपटा मसाला और परवल का क्रिस्प, उफ। हाँ बहू, ये बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा तूने बताया था। आज तो मुंह का स्वाद ही बदल गया। तेरे हाथों में तो सच में अन्नपूर्णा का वास है। अपने ससुराल वालों को इतने प्यार से चटपटा भरवा परवल खाते देखकर तनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, बस मेरे भाइयों को ये स्वाद याद आ जाए। वो परवल को एक टिफिन में पैक करती है और फैक्ट्री जाती है। युवराज शिवाय ऑफिस में बैठे थे। तनु टिफिन लेकर वहां पहुंचती है। बड़ा भाई युवराज देखते ही गुस्सा हो जाता है। तुम फिर से आ गई। एक बार कह दिया ना कि तुम हमारी बहन नहीं हो, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ यहाँ से। भैया, मैं आपके लिए हमारा फेवरेट चटपटा भरवा परवल बनाकर लाई हूँ। एक बार आप इसे खाकर तो देखिए, मैंने बिल्कुल माँ जैसा चटपटा भरवा परवल बनाया है। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का कुछ भी। पता नहीं इसमें क्या मिलाया होगा। जाओ यहाँ से।
तनु रोते रोते वहां से मुड़कर जाने लगती है। तभी सबसे छोटा भाई समर वहां आता है। वो अनजाने में टिफिन उठाता है। समर जैसे ही टिफिन खुलता है, चटपटे भरवा परवल की वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू पूरे केबिन में फैल जाती है। समर टिफिन से एक परवल उठाता है और थोड़ा सा चखता है। अरे भैया, ये टिफिन कौन लाया है? इसमें तो बिल्कुल हमारी माँ के हाथ के भरवा परवल जैसा स्वाद है। ये खुशबू, ये चटपटापन, क्या सच में? युवराज और शिवाय भी एक एक चटपटा भरवा परवल खाते हैं। उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, इसका मतलब वो लड़की। युवराज दौड़कर दरवाजे की तरफ जाता है, जहां तनु अपने नाक लाल और सूजे हुए मुंह के साथ अभी भी खड़ी रो रही थी। भैया, वो लड़की, वो बिल्कुल हमारी बहन तनु की तरह रोती है और इसके भरवा परवल का स्वाद भी बिल्कुल हमारी माँ जैसा है। सच में हमारी बहन तो यही है। तीनों भाई दौड़कर तनु के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना, हमने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। तेरा वो रोने का तरीका और तेरी इस चटपटी भरवा परवल की रेसिपी ने आज साबित कर दिया कि तू ही हमारी तनु है। भैया, आप लोगों को आखिर यकीन हो ही गया है। मेरे पास कोई पेंडेंट नहीं था, लेकिन मेरे पास माँ का दिया हुआ ये स्वाद था। तनु, हमारे लिए और भरवा परवल है क्या? हाँ भैया, चलिए मेरे घर में आपको चटपटे भरवा परवल खिलाती हूँ। तीनों भाई तनु को अपनी बड़ी और महंगी गाड़ी में बैठाकर उसके ससुराल लाते हैं। माँ जी, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया है। मेरे हाथ के चटपटे भरवा परवल ने कमाल कर दिया। बहन, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें पहचानने में भूल की। अरे साले साहब, इसमें माफी कैसी? हम तो बहुत खुश हैं कि तनु को उसका परिवार मिल गया। ऋषि की बात सुनकर तनु और उसका भाई खुश होते हैं। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। तनु ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी। तीनों भाई एक लाइन में बैठे थे। तनु राखी और मिठाई को एक थाल में सजाकर लाती है। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि इस बार भी मैं आप लोगों को राखी नहीं बांध पाऊंगी। अब हम तुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे तनु। तनु बारी बारी से युवराज, शिवाय और समर की कलाई में राखी बांधती है। तीनों भाई उसे ढेर सारे उपहार, गहने और पैसे देते हैं। तनु, हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हालातों को ठीक कर देंगे। अब तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। और अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो बता दीजिए। हमें तो बस वो तुम्हारे हाथ के चटपटे भरवा परवल चाहिए। भाभी, चटपटे भरवा परवल तो मुझे भी चाहिए। समर और रोहन की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। तनु खुश होकर मुस्कुराती है।